नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है डायबिटिक न्यूरोपैथी। देखिए, ये डायबिटीज की सबसे आम और कह सकते हैं सबसे गंभीर न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस में से एक है। तो एक मेडिकल प्रोफेशनल के तौर पर इसे गहराई से समझना हमारे लिए बहुत ही जरूरी हो जाता है। आज की हमारी चर्चा को हमने 4 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये कंडीशन है क्या। फिर हम देखेंगे कि नर्व डैमेज होता कैसे है। इसके बाद हम इसके अलग अलग टाइप्स और लक्षणों पर बात करेंगे। और आखिर में हम डायग्नोसिस और इसकी सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशंस को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर डायबिटिक न्यूरोपैथी है क्या। तो एक बात साफ कर लेते हैं, डायबिटिक न्यूरोपैथी कोई एक सिंगल बीमारी नहीं है। नहीं, ये असल में नर्व डिसऑर्डर्स का एक पूरा ग्रुप है। और इसकी जड़ क्या है? लंबे समय तक ब्लड शुगर का बढ़ा रहना, जिसे हम क्रॉनिक हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। इसी की वजह से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है और हमारी छोटी छोटी खून की नसें डैमेज होने लगती हैं। और पता है ये कितना कॉमन है? आपको जानकर हैरानी होगी कि लंबे समय से डायबिटीज से जूझ रहे मरीजों में से करीब करीब 50% लोगों को किसी न किसी तरह की न्यूरोपैथी हो जाती है। 50%। ये आंकड़ा ही हमें बताता है कि क्लिनिकली ये टॉपिक कितना ज्यादा इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, अब आते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी पर। सवाल ये है कि खून में लगातार बढ़ा हुआ ग्लूकोज आखिर हमारी नसों को नुकसान पहुंचाता कैसे है? देखिए, नर्व डैमेज होने के पीछे कई वजह एक साथ काम करती हैं। सबसे पहले तो हाइपरग्लाइसीमिया के कारण नर्व सेल्स में सॉर्बिटॉल जमा होने लगता है, जिससे ऑस्मोटिक स्ट्रेस बढ़ता है। दूसरा, नसों तक खून ले जाने वाली छोटी छोटी वेसल्स, जिन्हें वासा नर्वोरम कहते हैं, उनमें इस्कीमिया हो जाता है, यानी ब्लड फ्लो कम हो जाता है। तीसरा, इन्फ्लेमेशन वाले पाथवेज एक्टिवेट हो जाते हैं। और चौथा, जो न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर्स नसों को हेल्दी रखते हैं, उनकी भी कमी हो जाती है। तो आप देख सकते हैं, ये एक तरह का मल्टीफैक्टोरियल अटैक है। ठीक है, तो ये तो हुई डैमेज की बात, लेकिन क्लिनिकली मरीज में ये चीजें दिखती कैसे हैं? चलिए अब इसके अलग अलग प्रकार और उनके लक्षणों को देखते हैं। डायबिटिक न्यूरोपैथी कई अलग अलग शक्लों में हमारे सामने आती है। सबसे आम है डिस्टल सिमेट्रिकल पॉलीन्यूरोपैथी या DSPN, जो आमतौर पर हाथ पैरों को अफेक्ट करती है। फिर आती है ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी, जो हमारे शरीर के ऑटोमेटिक फंक्शंस जैसे हार्ट रेट या डाइजेशन को डिस्टर्ब करती है। मोनोन्यूरोपैथी में कोई एक नर्व डैमेज होती है और रेडिकुलोप्लेक्सिस न्यूरोपैथी में नसों का एक पूरा ग्रुप। और हाँ, एक और भी है ट्रीटमेंट इंड्यूस्ड न्यूरोपैथी, जो ब्लड शुगर को बहुत तेजी से कंट्रोल करने पर भी हो सकती है। चलिए अब सबसे कॉमन टाइप यानी डिस्टल सिमेट्रिकल पॉलीन्यूरोपैथी, जिसे हम DSPN कहते हैं, उस पर थोड़ा और गहराई से बात करते हैं। क्लिनिकल प्रैक्टिस में सबसे ज्यादा केस इसी के देखने को मिलते हैं। DSPN का जो सबसे क्लासिक पैटर्न है उसे स्टॉकिंग ग्लव डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। मतलब सेंसरी लॉस पैरों की उंगलियों से शुरू होकर धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ता है, ठीक वैसे ही जैसे हमने मोजे पहने हों। मरीज अक्सर जलन, करंट लगने जैसा दर्द या झुनझुनी की शिकायत करते हैं। जब हम जांच करते हैं तो वाइब्रेशन और प्रोप्रियोसेप्शन सेंस कम मिलता है और एंकल रिफ्लेक्स भी गायब हो सकता है। और ये सेंसरी लॉस गिरने और चोट लगने का रिस्क बहुत बढ़ा देता है। अब सेंसरी नर्व्स से आगे बढ़ते हैं। ये बीमारी हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को कैसे प्रभावित करती है? मतलब शरीर के वो फंक्शंस जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते, अपने आप चलते हैं। देखिए, ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी के असर पूरे शरीर पर दिखते हैं। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन हो सकता है, यानी लेटने बैठने से उठने पर बीपी गिर जाना, या फिर साइलेंट MI भी हो सकता है। पेट में गैस्ट्रोपैरेसिस हो सकता है, मतलब पेट बहुत धीरे धीरे खाली होता है। जेनेटो यूरिनरी सिस्टम में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन और ब्लैडर से जुड़ी परेशानियां आम हैं। और सूडोमोटर डिस्फंक्शन से पैरों में पसीना आना बंद हो जाता है, जिससे स्किन ड्राई हो जाती है और इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। तो अब जब हम इसके प्रकार और लक्षण जान गए हैं, तो अगला सवाल ये है कि इसका डायग्नोसिस कैसे करें, और सबसे जरूरी, इसकी जो गंभीर कॉम्प्लिकेशंस हैं उन्हें रोकें कैसे। डायग्नोसिस की शुरुआत क्लिनिकल एग्जामिनेशन से ही होती है। 10 ग्राम मोनोफिलामेंट टेस्ट बहुत जरूरी है। इससे प्रोटेक्टिव सेंसेशन के लॉस का पता चलता है। वाइब्रेशन सेंस के लिए हम ट्यूनिंग फोक इस्तेमाल करते हैं। डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए नर्व कंडक्शन स्टडीज यानी NCS की जाती हैं, जिसमें नर्व सिग्नल की स्पीड कम दिखती है। और अगर स्मॉल फाइबर न्यूरोपैथी का शक हो तो स्किन बायोप्सी गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है।
और हमें ये याद रखना है कि ये डायग्नोसिस सिर्फ एक लेबल लगाने के लिए नहीं है। इसका असली मकसद है उन गंभीर कॉम्प्लिकेशंस को रोकना जो एक बार हो जाएं तो अक्सर इरिवर्सिबल होती हैं। तो वो कौन सी कॉम्प्लिकेशंस हैं? सबसे खतरनाक है डायबिटिक फुट अल्सर, जो सेंसेशन खत्म होने की वजह से होता है। अगर ये बिगड़ जाए तो चारकोट फुट या न्यूरोपैथिक आर्थ्रोपैथी हो सकती है, जिसमें पैर की हड्डियां और जॉइंट्स ही खत्म हो जाते हैं। गिरने और फ्रैक्चर का खतरा तो रहता ही है। और ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी की वजह से साइलेंट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो सकता है, जिसमें मरीज को हार्ट अटैक के क्लासिक लक्षण जैसे सीने में दर्द महसूस ही नहीं होते। तो पूरी बात का सार ये है कि डायबिटिक न्यूरोपैथी सिर्फ हाथ पैर में सुन्नपन या दर्द तक सीमित नहीं है। ये एक पूरी चेन रिएक्शन है जो मामूली सेंसरी लॉस से शुरू होकर पैर के अल्सर, एम्प्यूटेशन और यहाँ तक कि जानलेवा कार्डियक घटनाओं तक जा सकती है। इसी पूरी चेन को समझना और इसे जल्दी से जल्दी पकड़ना ही इसके मैनेजमेंट की सबसे बड़ी चुनौती और सबसे बड़ी सफलता है।